अस्सलाम वालेकुम। ईरानियन अटैक्स के बाद की जो सिचुएशन है, आज उसका जायज़ा लेने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है। पाकिस्तान के लिए ये मामला जो हैं बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान उसके ऊपर रखता है। जो कुछ भी ईरान के अंदर हुआ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी बराह रास्त इस खित्ते की सूरत हाल से जुड़ी हुई है। तो जो कुछ ईरान के अंदर हो, हम मुस्लिम उम्मा का नाम अगर ना भी लें तो हमारी नेबरिंग कंट्री होने की वजह से हमारे सिक्योरिटी के ऊपर जो भी मामला सामने आएंगे वो हमें उसके ऊपर एक बड़ी पावरफुल पोजीशन इख्तियार करनी पड़ेगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने आज जब इजलास ख़त्म हुआ तो उसने एलामिया के अंदर इसराइली हमलों की मज़म्मत की है, लेकिन अमेरिका की मज़म्मत नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दो तकसीम मुझे नज़र आई हैं इस स्टेटमेंट के अंदर। इसराइल के हम कह रहे हैं बड़ा कॉन्डेम करते हैं, और अमरीकी जो अटैक है उसको कह रहे हैं कि 22 जून का जो अटैक है वो बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तो हमें साथ उसके भी मज़म्मत करनी चाहिए, क्योंकि ईरानियन प्रोग्राम अगर ये इस्टेब्लिश हो जाए कि उसने NPT की वायलेशन की है, ईरान NPT का मेंबर कंट्री है, इसराइल NPT का सिग्नेटरी नहीं है, तो अगर उसने NPT की खिलाफ वर्जी की हो तो फिर तो आप उसको कहें कि अमेरिका ने जो काम किया था, ये NPT की वायलेशन हो रही थी, वहाँ डिवाइस बन गई थी, धमाका होने वाला था। वो अगर चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हो तो हमें अमरीकी हमलों की पुरजोर अंदाज में मज़म्मत करनी चाहिए, उसका नरमी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। वो पहले इराकी प्रोग्राम तबाह कर चुका है इसराइल, फिर अब उसने ईरानियन प्रोग्राम पे अटैक किया, और इस अमेरिका की मुकम्मल अशीरबाद पुष्ट बनाई, और फिर अखीर अमेरिकी जहाज़ों के हमले के बाद वो काम आगे चल पड़ा है, एस्केलेशन लेवल आगे चली गई है। तो ये मामला रुकेगा कहाँ पर? मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनको भी एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। अमेरिकी दबाव के नीचे ट्रंप की जो पहली हुकूमत थी, इन्होंने इसराइल को धड़ाधड़ मानना, उसको तस्लीम करना, एक्सेप्ट करना, डिप्लोमेटिक टाइज़ उसके साथ इस्टेब्लिश करना, उस पर दौड़ लगाई हुई थी। UAE ने तो अपने मंदिर तक खोल लिए वहाँ पर। तो हमें मुसलमान मुल्कों को बाज़ मामलात के अंदर जो इस्लामी तालीमात हैं उसको भी और इस रीजनल सिचुएशन को भी सामने रखते हुए आपस में मिलना चाहिए 50-55 मुल्कों को, और मिल के किसी सिक्योरिटी के ऊपर लाहे अमल के ऊपर काम करना चाहिए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, इनको तो हर सूरत में एक रीजनल अलायंस के अंदर चाइना के साथ मिलकर एक ऐसी सूरत हाल के ऊपर काम करना चाहिए कि अगर इंडिया और इसराइल दोनों पाकिस्तान के लिए या सऊदी अरब के लिए या तुर्की के लिए कल को चैलेंज बनते हैं तो ये चारों मिलकर कैसे मुकाबला करेंगे। आज अगर काम शुरू करेंगे तो 2-4-5 साल बाद आपके सामने एक ऐसा सिक्योरिटी प्लान होगा जिसको आप मरबूत तरीके से लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर इंतज़ार करते रहेंगे तो वो जो कुछ बाकी मुल्कों के साथ हो रहा है, कहीं अरब स्प्रिंग के नाम के ऊपर कभी वो कहते हैं लिबरेट करने आए हैं, आपको डेमोक्रेसी बहाल करने आए हैं, कहीं कहते हैं यहाँ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन थे, यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर ढूंढ रहे हैं अभी तक कि वो डिवाइस का है, जिसका अमेरिकी इंतज़ामिया भी कहती है यकीन नहीं है कि ईरान के पास हथियार था या नहीं। और 3 फैसिलिटीज़ के ऊपर वो बॉम्बिंग करने के बाद भी स्टेटमेंट ये है कि ये बहुत डैमेज कर दिया हमने उसको, लेकिन अभी पता नहीं है कि वो जो एनरिच्ड यूरेनियम थी वो तबाह हो गई है कि नहीं। तो ये एम्बिग्युइटी एक मुल्क को तबाह करने के बाद भी आपकी कायम है, तो फिर आप करने वहाँ क्या गए थे, क्यों अटैक किया आपने? सिविलियन जो कैजुअल्टीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में हुई हैं। पहले हम गज़ा में ये सूरत हाल देख रहे हैं, अब आप ईरान के अंदर ये सूरत हाल देख रहे हैं, तो ये कहीं एंड तो इसका होना है ना, वो स्टॉप कहाँ लगेगा? आज जो प्रोग्राम में हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जनरल तारिक रशीद साहब हैं, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं, एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ हैं, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। जनरल तारिक साहब, जो ईरानियन सिचुएशन जिस तरीके से डेवलप हो रही है, और ख़ास तौर पर 22 जून वाला जो अमेरिका का अटैक है, उसके बाद ये मामला रुकेगा कहाँ जाएगा? कि बस ख़त्म हो गया, अमेरिका ने हमला कर लिया, या आज दोबारा इसराइल ने अटैक किया, या आगे से आगे काम चलता जाएगा? देखिए, अमेरिका ने तो बड़ा क्लियरली कहा है कि अब ईरान को चाहिए कि हथियार डाल दे और अनकंडीशनल सरेंडर कर दे। अब ईरान इस स्टेज तक पहुँच गया देखिए, और ईरान को इसका जवाब देना होगा। क्या करे ईरान? जैसे आयतुल्ला खamenei साहब ने कहा कि हम पे हमला हुआ है, हम जो अमेरिकन यहाँ पे फोर्सेस मौजूद हैं, हम उन पे बड़ा सख्त और पेनफुल जवाब देंगे। अब देखिए, इनके 5 बहरी बेड़े इस अटैक में उन्होंने आके तमाम जगहों से ईरान को घेरा हुआ है। 2 पर्शियन गल्फ के अंदर हैं, एक अरेबियन सी में है, एक रेड सी में है, और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में है। और जैसे आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा इनकी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे 13,000 ट्रुप्स इनके कुवैत में हैं, 10,000 एयरफोर्स के लोग कतर में हैं, और 7,000 बहरीन में हैं, 3,500 से 4,000 UAE में हैं। सऊदी अरब में उस इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बट वहाँ भी इनके बेसिस हैं, और उनको जैसे है एयर टू एयर रिफ्यूलर वगैरह हैं, रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे आ चुकी है। अब ये देखिए, ईरान अगर इसके पास किसी किस्म का न्यूक्लियर डिवाइस नहीं था, जो कि मैं पिछले 2 दिहाइयों से ये बातचीत चल रही थी कि ईरान बहुत नज़दीक है, इसराइल भी कहता रहा, अमेरिका भी कहता रहा, यूरोपीय यूनियन वाले भी कहते रहे कि ईरान बहुत नज़दीक है न्यूक्लियर डिवाइस बनाने के।
अब 2 दिहाइयाँ गुजर गई, वेयर इज़ दैट न्यूक्लियर डिवाइस? और अगर ईरान नहीं बना रहा था तो इस हद तक आने की क्या ज़रूरत थी? तो 1996 से नेतन्याहू के बयानात हैं, हमने एक प्रोग्राम में पहले चलाए हैं जिसमें वो पूरी दुनिया को कह रहा है कि बस 2 हफ्ते का मामला है, इनकी डिवाइस बनने वाली है। लेकिन IAEA से जो वो राफेल का बयान है उसने बड़ा क्लियरली बगैर किसी एम्बिग्युइटी के कहा है कि इनके पास वेपन ग्रेड की यूरेनियम नहीं है। बिल्कुल ना हम ये कह रहे हैं कि डिवाइस बना रहे हैं। उसने 3-4 इंटरव्यूज दिए अमेरिकन चैनल्स के ऊपर बैठ के, उसने कंप्लीटली पुरजोर अंदाज में इस चीज को डिनाई किया कि वहां पे वेपन बनने जा रहा था। बिल्कुल वो कह रहा था सिर्फ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हम तो उसकी बात कर रहे थे। ये कब कहा है हमने कि उसके पास डिवाइस है? तो इतना बड़ा मुल्क तबाह कर दिया सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर। अब देखिए उनके पास था कि बिल्कुल जो कैपेबिलिटी 60% भी है इसको बिल्कुल ख़त्म करें, और ताकि बिल्कुल ये जड़ से इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए। देखिए नॉर्थ कोरिया ने 2017-18 में जब उन्होंने कहा कि हमारे पास ये वेपन हमने ग्रेड बना लिया है एंड वी कैन रीच द मेन लैंड, और विजिट करने पहुंच गए उससे मिलने, और उस वक्त उनके पास 2 या 3 डिवाइसेस थे, लेकिन क्रेडिबल था, उन्होंने उसका दिखाया, उनको सबूत दिया, और US प्रेसिडेंट वहाँ पहुँच गए। तो अगर ये कोई ऐसा सबूत दिखाते तो अमेरिका जरूरत नहीं कर सकता था इनके पास ऐसा अटैक करने का। अब इनके पास कोई चारा नहीं। देखिए इस रजीम के पास अगर ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, और अमेरिका ने और आप तो लेकिन कह रहे हैं ना कि अमेरिकन इंटरेस्ट पे अटैक करें, अटैक कैसे करेंगे? उसके लिए भी तो आपके पास इक्विपमेंट, हथियार होने चाहिए। तो फिर आप देखें, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपने सब कुछ अपने पे क्यों अटैक करवाया? न्यूक्लियर फैसिलिटी तो ख़त्म करा दी, अवाम का भी नुकसान मटाया, और कई आप जो है साल पीछे चले गए। अटैक की तो फिर भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। नदीम अफजल चंद साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमारे साथ। चंद साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। सर, ईरान के ऊपर जो हमला हुआ ये एक ऐसी अजीबो-गरीब सूरत हाल है कि पूरे रीजन की सिक्योरिटी एट स्टेक आ गई और पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी को खदशात लाक हो गए। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखिए जी नदीम भाई, आज बिलावल साहब ने जो स्पीच भी किया, उन्होंने कहा यमन, लेबनान और सीरिया के बाद फिर ईरान, और अगर इसको अब भी ना रोका तो फिर अगली बारी फिर कर हमें भी कोई रोकने वाला नहीं होगा, हमारे लिए भी कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और हमें इस खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें लानी पड़ेगी। और जो एग्रेशन है, हमारा मौक़िफ़ शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आज तक फ़लस्तीन के लिए बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ है। और इस वक्त जो गज़ा में हज़ारों लाखों बच्चे मरे हैं, तो मैं तो ईरान हूँ को पता नहीं हम इसके ऊपर ज़िग ज़ैग या ये वो बात करने की हमें क्या गुंजाइश ही नहीं है। और इस वक्त जो ईरान के साथ जो हुआ है, ये क्या करना चाहिए पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान को अपने सफारती लिहाज से और बाहर लिहाज से मैं समझता हूँ ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए और खुल के करनी चाहिए। और उम्मत मुस्लिमा को OIC के ज़रिए फ़ोरम प्रॉपर जो फोरम्स हैं उस पर अपना, पाकिस्तान इस रीजन में एक अहम मुल्क है और पाकिस्तान को इतना अल्लाह के फजल करम से ना कोई कमज़ोर मुल्क है, ना हमारी अहमियत को इतनी थोड़ी है। अच्छा चंद साहब, पाकिस्तान 26 करोड़ का ये मुल्क है, सफारती लिहाज से पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक सूरत हाल है कि अमेरिका आपके मुकाबले में खड़ा है। तो इस रीजन के अंदर टर्की को, सऊदी अरब को, पाकिस्तान को और चीन को मिलकर एक पोजीशन इख्तियार करनी पड़ेगी। लेकिन मैं समझता हूँ बिल्कुल OIC बड़ा फोरम है और बड़े फोरम्स हैं हमारे लिए। मैं समझता हूँ चाइना के साथ यकीनन हमारी गवर्नमेंट कर भी रही होगी, और इस वक्त रशिया, चाइना, उनके साथ मिल के, तुर्की के साथ मिल के खित्ते में, जैसे आर्मी चीफ हमारे और अभी वाइस प्राइम मिनिस्टर जो हमारे गए हैं तुर्की में, तो कर रहे होंगे। अगर जो कभी कौम को इत्मीनान में भी लेना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो आम आदमी को बताने वाली नहीं होती हैं, जो बताने वाली होती हैं वो थ्रू पार्लियामेंट मैं समझता हूँ हमारे फॉरेन मिनिस्टर को अपनी कौम को इत्मीनान में लेनी चाहिए। कौम में बड़ी मायूसी फैली हुई है कि इस तरह हमारे खित्ते में हम बच्चे, मासूम बच्चे मरते रहे, हम चुप करके बैठे रहे। अब ईरान में, सीरिया में, हर जगह पे जो कुछ हो रहा है हमारे पड़ोस में, तो पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है अवाम को बताना पड़ेगा। एक बड़ा क्लियर हमने मज़म्मत की है, लेकिन सिर्फ मज़म्मतों से काम नहीं चलेगा।